हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब कोई पार्टिकुलर एग्जाम के लिए। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई भी वनडे एग्जाम है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखा कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए कि और लोगों को फ़ायदा हो, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साख नियंत्रण की कौन सी रीति अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करती है? बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात, न्यूनतम कोषानुपात। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साख नियंत्रण की कौन सी रीति अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करती है? तो कौन सी रीति जो है कि अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करती है? तो वो करती है खुले बाजार की क्रियाएं। ये बी ऑप्शन आपका सही है। क्लोज्ड इकोनॉमी का तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें केवल निर्यात होते हैं, मुद्रा की नियंत्रित आपूर्ति होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। देखिए, बात की जा रही है क्लोज्ड इकोनॉमी की। क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में? तो देखिए, क्लोज इकोनॉमी में ये होता है कि कोई भी देश है, ठीक है, वो अन्य देशों के साथ क्या होता है कि व्यापार नहीं करता है। कोई भी ऐसा देश जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है, इट मीन्स कि आयात नहीं होती है, नहीं निर्यात होती है। ठीक है, जब आयात निर्यात नहीं होगा तो पूरा तो बंद रहेगा इकोनॉमी, तो उसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन की आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में। ट्राइसेम का एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षात्मक तैयारियों का। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। देखिए, अगर हम बात करें ट्राइसेम की तो ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका फुल फॉर्म है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। ठीक है, देखिए जो ये ट्राइसेम है यह जो है कि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है और इसे 15 अगस्त 1979 1979 में, ठीक है, इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी ग्रामीण के बीपीएल लोग हैं, मतलब बिलो प्रायोरिटी लेवल के लोग हैं जो ग्रामीण के, उनको तकनीकी तथा व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था। और इसमें जो है कि 18 से लेकर के 35 वर्ष के युवा थे। ठीक है, 18 से 35 वर्ष तक के था ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें कि ग्रामीण विकास का। ए ऑप्शन आपका सही है। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, प्रमुख प्राथमिक उधारी दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है वो क्या कहलाता है? वह जो है कि रेपो रेट कहलाता है। देखिए, रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्प समय के लिए पैसा उधार देता है। इसी का उल्टा जो है कि रिवर्स रेपो रेट होता है। देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि ब्याज की वह दर जिस पर जो वाणिज्य बैंक है वो अपना अतिरिक्त धन आरबीआई को देते हैं, मतलब कि आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई जो है कि उनको उस जो अमाउंट रहता है उस पर ब्याज देता है वाणिज्यिक बैंकों को, तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे खाद्यान्नों पर व्यय की गई आय के प्रतिशत में कमी होती है। यह कथन किसका है? एंजिल का, पिंगू का, हिक्स का, माल्थस का। देखिए, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे खाद्यान्नों पर व्यय की गई आय के प्रतिशत में कमी होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि एंजिल का है। ये देखिए, एंजिल का जो नियम आया था ना, ये दिया था इन्होंने 1857 में दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। हरा सूचकांक विकसित किया गया विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरा सूचकांक
हरा सूचकांक विकसित किया गया? ये किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। देखिए जो हरा सूचकांक है MFI के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक व्यवहारिक उपकरण है और यह 3 आयामों के साथ बनाया गया है। कौन कौन से आयाम है? तो औपचारिक पर्यावरण रणनीति, पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन और हरित अवसर, ये 3 आयामों पर यह बनाया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है और यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का ये काम करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? तो वो न्यूयॉर्क में है। दृष्टि 2025 का संबंध है जनसंख्या के स्थायीकरण से, औद्योगिक विकास से, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, ग्लोबीय तापन से। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है। सी ऑप्शन सही है। किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 1999 में, 2000 में, 2002 में, 2003 में। पूछा जा रहा है कि किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ। देखिए अगर हम बात करें विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम की, तो भारत की केंद्र सरकार ने भारत में विदेशी भुगतान और सीमा पार व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अधिनियम तैयार किया जिसे विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कहते हैं। देखिए ये जो अधिनियम है ये है आपका 1999 का अधिनियम। ठीक है, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 का है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये कब प्रभावी हुआ। ठीक है, तो ये जो है कि प्रभावी हुआ 2000 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। लेकिन पूछा जाए कि ये जो अधिनियम है ये कब का है, तो ये 1999 का है, जब इफेक्टिव हुआ 2000 में। ये भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? 1949 में, 1966 में, 1972 में, 1990 में। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया? ठीक है, देखिए जो अवमूल्यन होता है ना, यदि प्रशासनिक कार्रवाई से भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट आती है तो अवमूल्यन कहलाता है ये। ठीक है, और ये पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 में, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार जो हुआ था ये हुआ था 1991-92 के करीब। ठीक है, तो 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 91-92 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि पहली बार जो है कि किस वर्ष हुआ, तो 1949 में हुआ। ए ऑप्शन आपका सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है शहरी शिक्षा से, ग्रामीण शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। देखिए राजीव गांधी के टाइम पे जो है कि ये शुरू किया गया था, मतलब उनके द्वारा ही शुरू किया गया था, राजीव गांधी जी के द्वारा। जब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकाशित हुई थी, उसके तुरंत बाद जो है कि इसको शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया था, और ये एक केंद्रीय वित्त पोषित पहल थी ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से। देखिए इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, और एक दूसरा भी पेज है हमारा स्टडी श्री GS पॉइंट और श्री GS पॉइंट, ये इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे है। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे।